दोस्तों, तो मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं अजय रिसर्च सेंटर। तो चलिए आज मैं क्लास 10th का 1 से लेके 15 चैप्टर का फार्मूला आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूं। तो वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि यहाँ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। या तो इसी को आप भाजक को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और भाजक को बी से और भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो है वो नहीं बराबर है किसको? 0 के। या इसमें से आप फार्मूला निकाल सकते हैं, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल, क्योंकि प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। भाजक बराबर क्या होगा? भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। चौथा फॉर्मूला है, भागफल बराबर भी निकाल सकते हैं कि भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक, क्योंकि भाजक को जब रोकेंगे तो भागफल नीचे आएगा और भागफल को रोकेंगे तो भाजक नीचे आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शेषफल बराबर होगा भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। शेषफल बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। छठा सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लसा गुने मसा या मसा गुने लसा। इसी को हम लोग 7 नंबर में ऐसे बोल सकते हैं कि ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। HCF गुने LCM। चलते हैं 8 नंबर में। रैखिक क्या करा? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो रैखिक जो बहुपद है उसका व्यापक रूप होता है AX प्लस बी, और घात अगर रैखिक का पूछा है तो रैखिक का घात 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो द्विघात का होता है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, और इसका अगर घात की बात करें तो इसका घात कितना होता है? 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो त्रिघात का होता है AX क्यू प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, और अगर इसका हम घात की बात करें तो त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है? अधिकतम घात 3 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक इसका फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद का सूत्र है। अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो वहां पर क्या होगा? एक अगर समीकरण बोलेगा तो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर में आप 0 कर दीजिएगा तो आपका एक समीकरण बन जाएगा। नोट 12 में कह रहा है कि बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देते हैं। बस यही है कि जहां पर बहुपद पूछा हुआ है वहां पर अगर समीकरण पूछ दे तो इक्वल में आप क्या कर दीजिए? 0 लगा दीजिए। चलिए 13 नंबर आगे सवाल पर कहता है कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, इंटू में रहेगा तो C बटा ए, अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा? C बटा ए। फिर कह रहा है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसका होता है माइनस बी बटा C। 14 नंबर में कह रहा है फिर प्लस वाला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस बी बटा ए। इसी को अगर इंटू में बोलेंगे तो C बटा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होती है C बटा ए। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस D बटा ए। तो चलिए दोस्तों, मैंने बहुपद और इसके साथ साथ वास्तविक संख्या को ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करा दिया मैंने फार्मूला वाला। अब आते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर पर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कह रहा है कि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 बट्टा B2। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं हम लोग संगत बोलते हैं, केवल एक हल बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। अगर हम 16 नंबर की बात करें तो A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। तो इसको हम लोग बोलेंगे असंगत, कोई हल नहीं, और इसको बोलेंगे हम लोग समानांतर। क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे, कोई हल नहीं होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर भी कहेंगे। 17 नंबर में A1 बट्टा A2 इक्वल टू है B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2। इसको हम लोग बोलेंगे संगत, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसी को हम लोग बोलेंगे समपाती। तो चलिए तीसरा नंबर
तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्ट फार्मूला हो गया। आगे चलते हैं 18 में। रैखिक समीकरण आपको इस रूप में दे देगा कि 2x + 3y = 10, 3x - 4y = -2 कि कितने हल होगा। तो यहाँ आप अवश्य मानिए कि a1 बराबर दिया है 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया 10 और a2 हो गया इधर देखिए कितना 3, b2 की बात करें तो -4 और c2 हो गया -2। तो यहाँ पर हम लोग तुलना करके बना लेंगे a1/a2 से। अगर बराबर होगा तो उसके आधार पर हम लोग हल कर देंगे। तो देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो अगर हल के आधार पर देखें तो यह अद्वितीय होगा और इसमें केवल एक हल होगा। तो इस तरह के चेक किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अगले चैप्टर के। अब 19 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। चैप्टर देखा है तो 4 है। विवेचक डी, विवेचक डी का मान होता है b² - 4ac। विवेचक डी का मान क्या होता है b² - 4ac। और 20 में देखते हैं, कहता है कि अगर विवेचक डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, कैसा आ जाए 0 से बड़ा, जैसे 1 हो 2 हो प्लस में 0 से बड़ा आ जाए तो उसका मूल वास्तविक और क्या होगा असमान, जिसको हम लोग भिन्न भी बोलते हैं। वास्तविक और असमान यानी भिन्न भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग आते हैं 21 नंबर में। अगर विवेचक डी का मान 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में ऋणात्मक हो जाए, जैसे -1 -2 -5, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे अवास्तविक या तो फिर वास्तविक नहीं। ये भी बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं है। 22 नंबर में कहता है अगर विवेचक डी का मान 0 हो तब इसको क्या बोलेगा। तो विवेचक डी का मान अगर 0 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा। क्या होगा वास्तविक और समान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चूंकि मूल x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac बटा 2a, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं -b + -√d/2a, क्योंकि विवेचक d का मान ही अंदर रूट में डाला गया है। यहाँ पर हिसाब एक बार प्लस में लीजिए और एक बार माइनस में। आप प्लस में लीजिएगा तो अल्फा का मान देगा और माइनस में लीजिएगा तो बीटा का मान दे देगा आपको। चलिए 25 नंबर सवाल में आ गया है। प्रथम पद को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं ए से। और अगर टीएन की बात करें, जिससे कह रहा है कि प्रथम 10 पद, तो आप 10 में से घटा दीजिए ना, तो होगा a + 9d यानी 9d हो जाएगा। अगर 20 पद बोले तो a + 19d, 30 पद a + 29d, 50 पद a + 49d, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। an बोलिए या tn बोलिए बात बराबर है 26 नंबर में, तो a + n - 1 × d, और asn बोलिए तो n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। एक और होती है asn बराबर n/2 × a + l। प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तब आप लगा दीजिएगा। चलिए 27 में देखिए, अंतिम पद से nवां पद, तो a - n - 1 × d, जहां a अंतिम पद है, जहां a क्या है अंतिम पद है। 28 नंबर में कह रहा बिंदु दिया हुआ है -4,3 किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहला जो होता है चतुर्थांश वो प्लस होती है, दूसरा जो चतुर्थांश होता है वो माइनस होती है, और तीसरा जो चतुर्थांश होता है वो माइनस होती है, चौथा चतुर्थांश होता है वो प्लस होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में -1 और फिर प्लस है, तो माइनस प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन नंबर तो खोजने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर दिया हुआ है द्वितीय। 29 नंबर में चलते हैं, क्या कहता है क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। बात सही है, क्षैतिज को हम लोग x अक्ष बोल देते हैं, ऊर्ध्वाधर को हम लोग y अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज x अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर y अक्ष प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है दोस्त वो 0,0 होता है, क्योंकि इस बिंदु पर x और y दोनों का मान 0 ही होता है। मूल बिंदु बोले जहां x और y दोनों आकर कटती है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। 30 में चलते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x, y होते हैं, जिनमें पहला x का भुज और x निर्देशांक और दूसरे का y की कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। x अक्ष को भुज हम लोग कहते हैं, y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। 31 में भुज या x निर्देशांक, भुज या तो x निर्देशांक देखिए क्या कहलाती है। किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाता है x निर्देशांक, या तो हम लोग इसको बोलते हैं भुज। y अक्ष से जो दूरी बोलेगा, y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाएगा x निर्देशांक, या तो इसको हम लोग कह सकते हैं भुज। 32 में कोटि या y निर्देशांक, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को हम लोग कहते हैं y निर्देशांक, या तो फिर कहते हैं हम लोग कोटि। क्या कहते हैं कोटि। चलिए हम लोग आते हैं अगला सवाल 33 नंबर पर।
बिंदु 5,-4 में भुज का मान बताइए। तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, तो भुज इसमें एक्स पहला हो गया, 5 आंसर राइट हो गया, बच्चा वाला सवाल है। 34 में एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। दूरी सूत्र देखिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। लेकिन दूरी के लिए एक मूल बिंदु से दूरी आती है, तो दूरी के लिए मूल बिंदु से दूरी आ जाएगा, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y का हम लोग जान लेते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, जैसा कि पहले भी मैंने इस क्लास में भी बता दिया सबको। चलिए 36 नंबर में आ गए हम लोग, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3, मिस्टेक से यहाँ पर 2 लिखा गया, सॉरी, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 होना चाहिए, जो कि गलत हो गया है। 36 नंबर के क्वेश्चन में आप 3 कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं ही सुधार देता हूँ, आप लोग को अगर सुधारने में दिक्कत हो तो चलिए सुधारते हैं।